हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। वेलकम टू माय चैनल ए बी क्रैकिंग मंत्रा। जो हमारी पॉलिटी की सीरीज शुरू थी वही स्टार्ट करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। 2017 के क्वेश्चंस चलिए ले लेंगे हम। जैसे कि हमारी ये पॉलिटी की सीरीज शुरू है 2017 की। हमने 2013 के हो गए, 14, 15, 16 और ये आज 17। हम 19 तक लेंगे। 20 के आंसर के आनी बाकी है, इसलिए हम 20 के क्वेश्चंस नहीं लेंगे क्योंकि यूपीएससी के आंसर की थोड़ी डिफर करती है। वैसे पॉलिटी में ज़्यादा डिफर नहीं करेगी, पर फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि एक क्वेश्चन इधर उधर मतलब आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो सकते हो, इसलिए 20 का रहने दो। 19 तक ही लेंगे हम, ठीक है, 18 19। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के 2017 के क्वेश्चंस। और ये सब वीडियोस के आई आइकन पर मैंने लिंक दिया है, तो उस पर आप क्लिक करके आप वो पूरी सीरीज देख सकते हो स्टार्टिंग से, मतलब आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस 2017 के। वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, मतलब किसके एब्सेंस से इक्वालिटी को दर्शाया जा सकता है। प्रिविलेजेस, रिस्ट्रेंट्स, कंपटीशन या आइडियोलॉजी। तो आप सोचिए थोड़ा और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, और एक टाइमर लगाइए। 3 2 1 ऐसा कुछ, तो मतलब एक 5 सेकंड या 10 सेकंड का टाइमर लगाइए। मतलब उसमें आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वैसे टाइम का कुछ कंस्टेंट नहीं रहता है जीएस में, पर फिर भी एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, इसका आंसर है इन द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। तो आंसर है ए, प्रिविलेजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कंस्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन, मतलब डीपीएसपी के लिमिटेशंस किस किस के ऊपर लागू होते हैं। लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, कौन सा इसमें से करेक्ट है ये बताना है आपको। तो इसमें से कौन सा सही है, थोड़ा पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो इसका आंसर है दोनों भी नहीं है। तो आंसर डी नाइदर होगा, क्योंकि ये इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम अभी। जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो कोई लिमिटेशंस नहीं लगाता लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पर। अगर कोई लगाता रहेगा तो वो फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि स्टेट के ऊपर काफ़ी लिमिटेशंस रहती है कि बाबा किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए। तो इसलिए ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पे लिमिटेशंस लगाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विथ रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी पार्लियामेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, करीबन 50 से 60 पेजेस का है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके जो मेजर एरियाज है, जैसे कि बिल के ऊपर जनरली इधर उधर ही घूमते रहता है ये क्वेश्चन। तो अभी देखो, प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब एक प्राइवेट मेंबर बिल कौन होता है, इसके ऊपर एक सवाल किया है उन्होंने कि ये इलेक्टेड रहता है या नॉमिनेटेड रहता है। तो बाद में बोला है कि रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज़ बीन पास्ड इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। मतलब अभी रिसेंटली एक प्राइवेट मेंबर बिल का पास हुआ है पार्लियामेंट में पहली बार पूरे हिस्ट्री में। तो इन दोनों में से कौन सा सही है, सोचिए और बताइए। तो इसका आंसर है, ये तो नहीं है क्योंकि अराउंड 14 बिल्स पास हुए हैं, और ये तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो मिनिस्टर नहीं है वही एक प्राइवेट प्राइवेट मेंबर रहता है, तो ये इलेक्टेड और नॉमिनेटेड का कुछ झंझट ही नहीं आता। आंसर फिर से हो गया डी नाइदर। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन वही वही जो मैंने बताया वही एक्सप्लेनेशन है, फिर भी वही पढ़ते हैं। देखिए, अदर देन मिनिस्टर जो रहेगा पार्लियामेंट में, तो वो होगा प्राइवेट मेंबर का जो बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और ये जो प्राइवेट मेंबर रहते हैं उनके लिए 1 मंथ का प्रायर नोटिस देना ज़रूरी होता है हाउस के लिए। और एवरी फ्राइडे इनका असाइन होता है, रिजर्व या प्राइवेट बिल डिस्कशन रहता है। और प्राइवेट बिल मेंबर क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो एक स्टैंड रहता है अपोजिशन पार्टी का ऑन पब्लिक मैटर्स के लिए। और फर्स्ट प्राइवेट मेंबर बिल जो था वो मुस्लिम वक्फ बिल इंट्रोड्यूस किया था सैयद मोहम्मद अहमद कासिम ने 1952 में। और टिल नाउ बोला 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल पास हुए हैं अभी तक से इंडिपेंडेंस से। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, और पहला करेक्ट, पहला भी नहीं है क्योंकि ये अदर देन मिनिस्टर रहता है, बाकी कुछ कोई नॉमिनेट नहीं करता, कोई इलेक्ट नहीं करता। और द लास्ट प्राइवेट मेंबर भी पास बाय द पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में था कि 1970 में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू,
मतलब जो पार्लियामेंट है इंडिया का, तो वो किस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फंक्शंस को कंट्रोल में रखता है। तो ये अलग अलग मोशन है या कोई अलग अलग क्राइटेरिया है इसमें। एक एडजर्नमेंट मोशन है, क्वेश्चन आवर है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। तो कौन से इसमें से करेक्ट पूछा है, तो आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सभी तरह से ये कंट्रोल में रखते हैं। क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन आवर रहता है उनका एक। फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब कोई क्वेश्चन, कोई पॉलिसी है या कोई बिल पास किया तो उसके ऊपर एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछते ही है। फिर एडजर्नमेंट मोशन है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पार्लियामेंट कंट्रोल कैसे बनाए रखता है, तो ये अलग अलग मेजर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कमेटीज हो गए, क्वेश्चन आवर हो गया, जीरो आवर हो गया, जो कि मिनिस्टर क्यों रिस्पॉन्सिबल रहते, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहते पार्लियामेंट के लिए। और एमपीज के पास पूरा एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी रहती है कि उन्हें उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जाए किसी भी पॉलिसी के बारे में। फिर कोई अर्जेंट इंपॉर्टेंस के मैटर्स रहेंगे, उनको भी रेज किया जा सकता है एडजर्नमेंट मोशन में। एडजर्नमेंट मोशन मतलब यही होता है, अर्जेंट इंपॉर्टेंस वाले मैटर्स रेज किए जाते हैं। फिर जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट रहता है एडजर्नमेंट मोशन का, कि अटेंशन लेना चाहिए, एक रिसेंट अर्जेंट मैटर, पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला मैटर रहेगा जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है, तो इसलिए एडजर्नमेंट मोशन लिया जाता है। The question which need to be responded to be with an oral answer but with a written response are known as unstarred questions. मतलब अनस्टार्ड में ओरल आंसर ज़रूरी नहीं है देना, तो उसमें आप रिटर्न में देना चाहिए रिस्पॉन्स, जो अनस्टार रहते हैं। और जो स्टार रहते हैं उसका अपोजिट रहेगा, ओरल आंसर रहेगा फ्रॉम मिनिस्टर। फिर मिनिस्टर रिस्पॉन्ड टू सच क्वेश्चन ड्यूरिंग फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज द क्वेश्चन आवर। अभी इसके पहले क्या देखो, क्वेश्चन आवर रहता है स्टार्टिंग में, फिर जीरो आवर रहता है, और बाद में फिर पार्लियामेंट शुरू होती है। जीरो आवर मतलब 12 बजे स्टार्ट होता है ये, इसलिए इसे जीरो आवर बोलते हैं। जीरो जीरो ऐसा ऐसा रहता है, इसलिए जीरो आवर। इसके पहले 1 घंटा या कितना क्वेश्चन आवर रहता है उनका। फिर बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स एमपीज कैन क्रॉस क्वेश्चन एंड कॉर्नर द मिनिस्टर बाय आस्किंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। मतलब ये जो क्वेश्चन आवर रहेगा इसमें पूरा क्रॉस चेक करते हैं कि बाबा ये पॉलिसी बने आपकी, इसके ये कॉन्स है, तो इसको आप ऐसे कैसे एड्रेस करोगे वगैरह वगैरह। तो एक अच्छा चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम रहता है बाबा, कोई ऊपर नीचे नहीं हो सकता। मतलब मोनोटो ऑटोनॉमी टाइप नहीं कर सकते आपकी, जो मैंने बिल पास किया मतलब ये मेरा ही होगा, अच्छा रहेगा, ऐसे नहीं। पूरा क्रॉस चेक होने के बाद ही वो बिल पास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके माइंड में ये जो पूरा बनाया है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किस में रिफ्लेक्ट होता है, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो आंसर है प्रियम्बल। प्रियम्बल भी पूरा देखेंगे हम आगे। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये पूरी फिलोसफी दिखाता है कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे बना है, उसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, उसके फाउंडिंग फादर्स, पॉलिटी टू स्ट्राइव टू अचीव, ये पूरा मतलब एक पूरी फिलोसफी दर्शाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये तीसरी बार रिपीट हुआ है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेन एडवांटेज क्या है, तो इसका कोशिश कीजिए पॉज करके सॉल्व करने की। तो इसका आंसर है द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये अलग अलग इसमें पूछा गया है सवाल, इसी को घुमा फिरा के ये क्वेश्चन बनाते हैं ज़्यादातर। टोन चेंज होता है आंसर का, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ज़्यादातर तो एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने किया है, तो ये ऊपर आइकन पर आपको दिख जाएगा कि पिछले वीडियोस कौन से हैं मेरे, और उसमें सॉल्व किया है मैंने। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स और ड्यूटीज। राइट्स और ड्यूटीज में कौन सा रिलेशन सही रहेगा वो पूछा गया है। तो राइट्स आर कोरिलेटिव ड्यूटीज, राइट्स आर पर्सनल हैंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज, राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनलिटी ऑफ द सिटीजन, या ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। कि कौन सा इसमें से सही रहेगा, आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। जनरली ज़्यादातर जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स रहते हैं उन्हें थोड़ा सा मतलब यूपीएससी नहीं चाहेगा कि वो सिलेक्ट करे आप। अभी डिपेंड करता है क्वेश्चन पे भी। क्वेश्चन अगर क्रिटिकल रहा, मतलब नेगेटिव टोन में रहा, तो फिर ठीक है, पर अगर एक थोड़ा सा पॉजिटिव नोट रहेगा तो ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा स्टेटमेंट उतना देखना चाहिए। अब इसमें कैसे बताया, पर्सनल है, इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटीज, ये भी हो सकता है। अभी राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनलिटी ऑफ द सिटीजन, ये थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि ड्यूटीज भी थोड़े इंपॉर्टेंट ही रहते, तो ये आंसर कैंसिल हो जाता है। वैसा ही ड्यूटीज नॉट राइट्स, राइट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूटीज भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी गलत हो गया। अभी दोनों में क्वेश्चन रहेगा।
राइट्स आर कोरिलेटेड विद ड्यूटीज और राइट्स आर पर्सनल, ये थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन जा रहा है, पर्सनल जा रहा। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज, मतलब ये बोल रहा है कि राइट्स बहुत पर्सनल रहते और इंडिपेंडेंट रहते सोसाइटी और ड्यूटीज के, तो ये थोड़ा नेगेटिव में जा रहा है, तो इसका आंसर यही होगा, राइट्स आर कोरिलेटेड विद ड्यूटीज। तो अभी अगर कौन से क्वेश्चन का आपका आंसर पता भी नहीं रहेगा ना, तो आप टोन देखिए, अगर 3 टोन मैच हो रहे, समझो ये 3 नेगेटिव लग रहे, तो ये आंसर रहेगा। चांसेस ज़्यादा यही रहते, पर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, आगे आगे बहुत डिफिकल्ट किया है उन्होंने, पर फिर भी आप कोशिश कीजिए एलिमिनेशन थ्रू टेक्निक करनी। मैं वैसे मैं सोच रहा था इसमें एक्सप्लेनेशन कोई रहेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी, मतलब डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्च्यू मतलब एक पूरा बड़ा मोटिव क्या रहेगा या उद्देश्य क्या रहेगा जो एक एक्टिविटी के रूप में दिखता है हमें। तो ये पहला है कि इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, फिर मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, सुपीरियर इंडिविजुअल डायनामिज्म एंड विजन, बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स। तो इसमें से कौन सा रहेगा, आपको कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स, तो ऐसा तो कोई ऐसा सुपीरियर वर्च्यू तो नहीं रहेगा, तो ये तो गया। और सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन हो सकता है। मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, थोड़ा फॉर चांसेस है, पर बहुत रेयरली कि बाबा सुपीरियर वर्च्यू ये रहेगा, तो अभी ये दोनों में रहेगा, इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन और सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन। अभी जनरली जो नॉर्म आम आदमी रहता है, आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी जो रहता है, तो उसका जो इंटेलिजेंस रहेगा, उसका जो कैरेक्टर रहेगा, वही डिटरमाइन करेगा डेमोक्रेसी कैसी होगी। तो ज़्यादातर ये दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है, इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन था क्लासेस के आंसर्स की में, पर बाद में यूपीएससी ने यही बताया आंसर। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो बहुत डिफर करते हैं, कि इवन आंसर कि आप गूगल करने पर भी आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो ये पूरा टोन देख के करना पड़ता है पूरा, कि इनका डिमांड क्या है, डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्च्यू क्या हो सकता है, ये भी है ये भी है, पर ऑर्डिनरी मैन इधर लिखा है, ज़्यादातर यही आंसर है। चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे कि आपको पता है डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो पीपल इलेक्ट करती है, जैसे कि उनको वोट करके। तो वैसे जो अगर वोट करने के लिए डिसीजन मेकिंग चाहिए पीपल में, तो उनको पीपल्स इंटेलिजेंस और कैरेक्टर दिखना चाहिए, इसलिए पहला ऑप्शन वो था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में बताया कि प्रियम्बल में कौन सा चीज़ नहीं है, नॉट जो ऑब्जेक्टिव्स है प्रियम्बल के, उसमें से कौन सी इन ऑप्शन में से नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, एक्सप्रेशन, बिलीफ, कौन सा रहेगा या नहीं रहेगा। इसके 2013 या 14 में ही मैंने क्वेश्चन एक पूछा था आपको, कि ये जो JLEF है, अब इसमें हम अपना थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म भी देखते हैं कि याद कैसे करें पूरा प्रियम्बल को, तो देखते हैं हम अभी इसका। अभी आप थोड़ा सा पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो इसका आंसर है इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और बिलीफ रहेगा। इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, क्योंकि जस्टिस में आता है लिबर्टी इकोनॉमिक वाला, वो भी देखते हैं हम। अभी देखिए ये पूरा प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली resolved to constitute India into a sovereign, secure, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। अभी देखिए ये जो पैटर्न है, इस पर भी सवाल पूछा है कि ये इसमें से पहला। अभी इसकी एक ट्रिक थी S3DR। S3 मतलब सबसे पहले तो सॉवरेन रहना चाहिए। सॉवरेन मतलब क्या, कि उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी। सॉवरेन मतलब एक किंग टाइप ही रहेगा, मतलब पीपल के ऊपर तो कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी, सॉवरेन हो गया। इसलिए स्टार्टिंग तो किंग आएगा पहले, तो सॉवरेन हो गया। फिर बाद में सोशलिस्ट होगा, सोशलिस्ट मतलब लोगों के लिए बनाया गया रहेगा। और बाद में सेक्युलर रहना चाहिए, कोई जाति या धर्म को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, इक्वली सबको देखना चाहिए। और डी का मतलब डेमोक्रेटिक, और बाद में रिपब्लिक। ये पूरा सीक्वेंस भी पूछते हैं कि पहला कौन सा है, मतलब अगर ये 3 ये दे देंगे, इसमें से बताएंगे आपको ये कि ये पहला कौन सा आता है, सेकंड कौन सा आता है, थर्ड कौन सा आता है। अब ये देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे थे। ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया JLEF। ठीक है, अभी जस्टिस में देखो मैंने बताया था सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रहता है। अभी इन्होंने क्या बोला, इकोनॉमिक लिबर्टी पूछा था, पर इकोनॉमिक जस्टिस रहता है, या पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, ऐसा क्वेश्चन होता है। अभी इन्होंने एक्सप्रेशन, बिलीफ और थॉट बोला था, तो ये लिबर्टी में हो गया। अभी इक्वालिटी कैसा है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल, अपॉर्चुनिटी रहता है। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड टाइप, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फिर बाद में इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 नवंबर 1949 हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट, ये अडॉप्ट भी किया है, इनैक्ट भी किया है, तो आरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनैक्ट, अडॉप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी इंडियन फेडरलिज्म पे क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अभी ये देखो नॉट दिखता भी नहीं है हमें। अभी आपको लगेगा इंडियन फीचर फेडरलिज्म का कौन सा है,
तो ये इसमें से जो रहेगा वो यूज़ करेंगे, पर ये नॉट भी देखना ज़रूरी है, नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इसलिए थोड़ा शांति से ही क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ज़्यादा घाई गड़बड़ की ज़रूरत नहीं रहती। जीएस में स्पेशली तो नहीं रहती, क्योंकि उस पर ही कट ऑफ लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से ही पढ़ना चाहिए। तो इसमें से कौन सा इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है, कोशिश कीजिए पॉज करने की और सॉल्व करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिपेंडेंट जुडिशरी फीचर है, पावर्स ऑफ हैज बीन क्लियरली डिवाइडेड सेंटर स्टेट्स में, ये भी सही है, फेडरलिज्म का फीचर है। फेडरलिज्म का मीनिंग भी देखते हैं हम आगे। फिर फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, और इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। अभी ये तो नहीं हो सकता सब स्टेट्स मिल के आए और यूएससी की तरह और फिर एक यूनिट बनाया, तो ऐसा तो नहीं था। तो पहले इंडिया बना और फिर स्टेट्स बने, तो ये उल्टा हो गया है, तो ये तो नहीं रहेगा। तो यही आंसर है इसका, नॉट अ फीचर पूछा है तो ये आंसर रहेगा। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फेडरलिज्म मतलब क्या, एक सेंटर का और स्टेट का जो रिलेशनशिप रहता है दोनों में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हो गया या कुछ भी, तो सेंटर स्टेट का जो रिलेशनशिप रहेगा दोनों में, तो वही एक फेडरलिज्म का नाम बताता है। और इसको पार्ट 9 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया गया है। जैसे कि इसका लेजिस्लेटिव पावर्स क्या रहेगा सेंटर के, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव क्या रहेगा, एग्जीक्यूटिव क्या रहेगा, वैसे ही स्टेट का भी, मतलब पावर्स डिवाइड किए गए स्टेट्स और इंडिया के। और इसका फीचर्स क्या है, तो 2 या 3 ज़्यादा टायर्स भी रहते हैं गवर्नमेंट में। जैसे आपने इसमें 3 टायर है, सेंटर, स्टेट और ग्राउंड में पंचायत वगैरह रहता है या म्यूनसिपालिटी, तब लोकल गवर्नमेंट बोल सकते हैं। अब ईच लेवल का जुरिस्डिक्शन रहता है, टैक्सेशन रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि सेटल जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं दो बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंटर स्टेट गवर्नमेंट। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द फॉर्म कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रिंसिपल क्या रह सकता है, क्या कैबिनेट क्यों, मेजरली उसका काम क्या है, तो वही पूछा है। तो आप कोशिश कीजिए पॉज करने की और सॉल्व करने की। तो इसका आंसर क्या होगा, तो अभी देखिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रहा है इधर। बाकी मेजर तो मिनिमाइजिंग क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कॉम्प्लेक्स, ऐसा तो कुछ नहीं रहेगा, इनका तो वो काम नहीं लग रहा। फिर मैकेनिज्म ऑफ स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये एक फीचर है, पर अंडरलाइंग प्रिंसिपल बहुत मुश्किल है। फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इंश्योर करना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल, ये थोड़ा मेजर और बड़ा ब्रॉड दिख रहा है, ये थोड़ा स्पेसिफिक होता है बहुत, पर इतना मेजर नहीं लग रहा है। और फिर और डिवाइस फॉर सेंडिंग द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुज ओल्ड ओवर द पीपल इज इन स्टेट ऑफ डिक्लाइन, मतलब ये भी हो सकता है काइंड ऑफ स्ट्रेंथन करना, ये भी एक स्पेसिफिक होता है, पर ये ब्रॉड टाइप में रहेगा, तो ये आंसर रहता है, आंसर यही है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैसे खासकर कुछ एक्सप्लेनेशन तो नहीं, क्योंकि कैबिनेट ज़्यादातर तो डिस्कस नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, रिजोल्यूशन थ्रू ही आया है कैबिनेट, इसलिए ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में क्वेश्चन है। देखिए फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, प्रीएम्बल है, इसी पे क्वेश्चन घुमा रही है। देखो डीपीएसपी, मेजॉरिटी क्वेश्चंस तो यही से आते हैं घुमा फिरा के। तो इसका क्वेश्चन क्या था, अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दिस ड्यूटीज़, मतलब एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, मतलब एक लॉ टाइप में प्रोवाइड किया है एनफोर्स करने के लिए ड्यूटीज़ के लिए। पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज़, मतलब जो लीगल ड्यूटीज़ है उनसे को रिलेट कर सकते हैं हम ड्यूटीज़ को। तो सेकंड स्टेटमेंट, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो इसका आंसर है पहला तो नहीं है, एनफोर्स कोई क्या नहीं गया है ड्यूटीज़ के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए अगर हम इन्फोर्स करेंगे तो आप लिबर्टी पे, इंडिविजुअल लिबर्टी पे क्वेश्चन डालोगे, तो ये फ्रीडम भी चला जाएगा, इसलिए फंडामेंटल राइट वायलेट होगा। तो ये तो नहीं हो सकता, ड्यूटीज़ के लिए हम फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। और कोरिलेटेड लीगल ड्यूटीज़ तो ऐसा कुछ संबंध ही नहीं आता, तो आंसर हो गया डी नाइदर। अभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 आया है। अभी 4+2 = 6, तो 76 ये याद है सर की। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि पार्ट 4A नया कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, जो कि तब इमरजेंसी थी। अभी एट प्रेजेंट 11 फंडामेंटल्स थे 51A में आर्टिकल्स में, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। आप पिछली वीडियो की लिंक यहाँ पे देख सकते हो, और वीडियो के एंड में भी आपको दिख जाएगा कि आपको सामने दिख जाएगा कि वीडियो ये था पिछली बार का। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने देखे थे। फिर आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने किससे बोरो की है, तो यूएसएसआर, मतलब रशिया, तब ये यूएसएसआर था। 1990s में ये
पूरा डिसइंटीग्रेट होके रशिया हो गया अभी। और ये ओरिजिनल ड्यूटीज 10 थे नंबर में। फिर 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में द फंडामेंटल 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की जो कि एजुकेशन पे थी। फिर सरवन सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज रहने चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये नॉन इन्फोर्सेबल नेचर रहते हैं। नॉन इन्फोर्सेबल मतलब अगर इसे कोई वायलेट करता है तो इसको डायरेक्ट कोर्ट के पास नहीं आप जा सकते, लीगल बैकिंग नहीं रहता इसके ऊपर, इसलिए नो लेजिस्लेटिव प्रोसेस तो इन्फोर्स करने के लिए तो नहीं बनाया गया है, इसलिए पहला तो गलत हो गया। फिर लीगल ड्यूटी इज वन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द लॉ, सो देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन लीगल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी लीगल ड्यूटी मतलब क्या, जो बैक्ड रहता है उनका लॉ से, तो लॉ को बैकिंग तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज को है नहीं, तो कोरिलेट भी नहीं कर सकते हम, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, इसलिए आंसर ना इधर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वेस्टेड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब ये फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन आ गया। अभी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंडर क्या क्या आता है वो पूछा है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, अनटचेबिलिटी, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। तो इसमें से कौन सा आता है वो बताना है। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था जब आया था, तब काफ़ी लोगों को लगा रहेगा ये सब रहेंगे, पर क्वेश्चन काफ़ी ट्रिक है, आपको आगे एक्सप्लेनेशन में समझ जाएगा कि कहाँ फंसा गया है। तो कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो आंसर इसका हो गया प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, तो है ये 23rd है। और बाद में अनटचेबिलिटी 17 है। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ भी 20s में आता है कुछ, तो 25 या 26 में आता है। और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस ये 24 में आता है। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। आंसर हो गया इसका 1 और 4 जो कि सी है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पूरे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो 6 फंडामेंटल राइट्स है अलॉन्ग विद कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, ये हम देखेंगे उसके। अभी देखो FRCPC ऐसे याद किया था मैंने। ई से इक्वालिटी है, F से फ्रीडम है, ई से एक्सप्लॉयटेशन है, फिर रिलीजन है, फिर एक कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, और प्रॉपर्टी था वो की कैंसिल किया 44th अमेंडमेंट में, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। तो ये FRCPC याद किया था, इसका पैटर्न भी पूछा तो। और बाद में इसके आर्टिकल्स देखते हैं हम। आर्टिकल 14 से 18 तक इक्वालिटी है, फिर 19 से 22 तक फ्रीडम है। अभी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पूछा है, देखो अभी 14 से 18 तक इक्वालिटी है, और 17 जो है वो अनटचेबिलिटी पे आता है। तो इसमें एक्सप्लॉयटेशन का और इस अनटचेबिलिटी का कुछ रिलेशन है नहीं, तो 23 और 24 है। 23 और 24 हम देखेंगे अभी। फिर रिलीजन है 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है 29-30 में, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है 32 में। तो अभी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में तो आर्टिकल 23 और 24 आते हैं। तो इसमें से कौन सा आता है? 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर ये आता है। और इसको प्रूव मतलब इसको बैकिंग देने के लिए पार्लियामेंट में बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट 1976 में बनाया गया था। फिर आर्टिकल 24 में एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्री माइंस एंड अदर हजार्डस जॉब, प्रोहिबिट करना जो 14 ईयर्स से अंडर है तो उनको फैक्ट्रीज वगैरह में नए काम को लगा सकते हैं हम। इसके लिए हमने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट बनाया है 1986 में। 14 तक तो क्यों 14 कैसे याद रखेंगे? 6 to 14 ईयर्स तक तो एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन है, तो 14 तक तो एजुकेशन ही रहेगा। उसके ऊपर ही आप कुछ काम वगैरह करने का रहेगा, वो भी नॉन हजार्डस में कर सकते हो। और 18 के ऊपर कुछ तो हजार्डस फैक्ट्रीज में काम कर सकते हो, ऐसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following are not necessarily the consequences of the proclamation of the president rule in a state? मतलब जो प्रेसिडेंट रूल है तो उसका कौन सा नेसेसरीली वही कॉन्सिक्वेंसेस नहीं रहेगा, वो पूछा है। काफ़ी घुमाया क्वेश्चन है, इसमें डिफ़िकल्ट जाता है अगर ये किसी ने 1 या 2 बार ही पढ़ा रहेगा तो इसको बार बार रिवीजन लगती है। और ये अभी आया क्वेश्चन इमरजेंसी पे, इमरजेंसी जो कि तो इसमें से कौन सा नहीं है नेसेसरीली कॉन्सिक्वेंस? डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज, इसमें से कौन सा रहेगा? कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो इसका आंसर है 1 और 3। रिमूवल हो सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, पर आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। टेम्परली सस्पेंड कर सकता है गवर्नमेंट प्रेसिडेंट, और डायरेक्ट डिसॉल्व नहीं कर सकता, और ना ही लोकल बॉडीज को डिसॉल्व कर सकता है। तो आंसर हो गया 1 और 3 बी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अभी हम थोड़ा प्रेसिडेंट रूल के बारे में देखेंगे। प्रेसिडेंट रूल 356 आर्टिकल में आता है, जो कि बताया गया है कि एक सस्पेंड कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को और इम्पोज कर सकता है प्रेसिडेंट रूल अगर सिचुएशन ऐसी आ गई कि बाबा गवर्नमेंट जो स्टेट का है वो कैरी नहीं कर रहा इन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर
कोई हाउस प्रेजेंट ही नहीं है डायरेक्ट, तो उसके ऊपर गवर्नर सिफारिश भेज सकता है प्रेसिडेंट को, बाबा ये काम नहीं कर रहे, तो फिर डायरेक्ट प्रेसिडेंट का रूल लगाएगा, मतलब प्रेसिडेंट ही रूल करेगा वो। इसलिए इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं। अपॉन द इम्पोजिशन ऑफ दिस रूल देयर वुड बी नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे ही इस पर लागू हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लागू ही, मतलब उधर रहते ही नहीं है, मतलब उनका कोई रोल ही प्ले नहीं होता है, इसलिए देर आर नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसलिए वो सही था। और जैसे कि आपको बताया गया कि जैसे ये रूल इम्पोज होता है तो डायरेक्ट कंट्रोल होता है यूनियन गवर्नमेंट का, और गवर्नर हेड करेगा प्रेसिडिंग्स को रिप्रेजेंटिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसका अप्रूवल और ड्यूरेशन देखते हैं। अगर प्रोक्लेमेशन डाला प्रेसिडेंट रूल का तो वो अप्रूव होना चाहिए विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। और ये अप्रूवल सिंपल मेजोरिटी से होता है आइदर हाउस में, और मेजोरिटी ऑफ हाउस मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग रहने चाहिए। इनिशियल वैलिडिटी इसकी 6 मंथ रहती है, पर बाद में प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं ये। और इनिशियली आप वैलिड रहता है 6 मंथ्स को, बाद में रिनोवेट कर करके आप 3 ईयर्स तक मैक्सिमम कर सकते। उसके बाद एवरी 6 मंथ्स के लिए अप्रूवल रहना चाहिए उसके बाद। और रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, अभी आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट मतलब एक रिपोर्ट करता है, वो जो कि मैंने बताया है, गवर्नर रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को कि ये सिचुएशन अराइजन हो गई है और प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अकॉर्डेंस में काम नहीं हो रहा है। और रिवोक फिर से कैसे रिवोक कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, सच अ प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, मतलब प्रेसिडेंट खुद के मर्जी से ही रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2017 में सबसे ट्रिकिएस्ट क्वेश्चन था ये, राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज, ये फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है। इसमें से सभी आपको लगेगा, कोई कोई बोल रहा था ना नेचुरल राइट है, कोई फंडामेंटल बोल रहा था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहा था, कोई लीगल बोल रहा था। तो ये ऐसा सवाल था, मतलब ये सभी लग रहे हैं, पर बाद में जब आंसर किया है तो आपको कौन सा लगता है, क्या क्या रहेगा आंसर? तो इसका आंसर था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि आर्टिकल 326 में है ये। अगर आर्टिकल है मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या वही बात। जैसे कि आपको पता है आर्टिकल 326 में राइट टू वोट का प्रोविजन है अबाउ 18 ईयर्स ऑफ एज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज, मतलब जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग पूछा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है। देखो इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, या फिर पावर ऑफ जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉज इनेक्टेड बाय द, मतलब इसका विजडम क्वेश्चन करेंगे, या कॉन्स्टिट्यूशनली लॉज जो है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसके ऊपर देखेंगे कि है ये सही है नहीं। फिर ऑल द लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स बिफोर दे आर असेंडेड टू द प्रेसिडेंट, मतलब जो भी लेजिस्लेटिव जो भी लॉ वगैरह आते हैं प्रेसिडेंट की तरफ तो वो रिव्यू करेंगे, या फिर जो जुडिशरी है उनके खुद के जजमेंट्स रिव्यू करेंगे। तो ऑलमोस्ट सभी कितने क्लोज है, देखो लगेगा सभी ऑल ऑफ द अबव आंसर मार दो, पर नहीं रहता ऐसा। तो इसका आंसर है 1, पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, मतलब जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, तो वो चेक करने के लिए जुडिशियल रिव्यू रहता है। अगर उन्हें लगा कि बाबा ये सही नहीं है तो ये अवॉइड किया जाता है, मतलब ये लॉ बैन किया जाता है। जैसे कि एनजेसी था, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं था, इसलिए उसको भी बैन कर दीजिए। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे कि आपको बताया कि लॉफुलनेस देखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, मेड बाय पब्लिक बॉडी। In other words, a challenge to the way in which a decision has been made rather than the rights and wrongs of the conclusion reached, मतलब जो डिसीजन लिया गया है तो उस पर ही क्वेश्चन किया जाता है। और अभी लॉ के कंसेप्ट में 2 रहते हैं, एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश में क्या रहता है, अगर आपने प्रोसीजर अच्छे से फॉलो किए तो उसको हम देखते हैं कि बाबा हाँ प्रोसीजर अच्छे से फॉलो किए, भले उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी रहने दो, पर प्रोसेस अच्छे से फॉलो किए मतलब ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हो गया। और इसमें कैसे रहता है, ये तो देखते ही है कि प्रोसेस फॉलो हुई या नहीं, और इसके इम्प्लीकेशंस भी देखते हैं कि आगे इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, तो ड्यू प्रोसेस लॉ वो करता है। देखो, इट इज अ डॉक्ट्रिन दैट ओनली चेक्स इफ देयर इज अ लॉ टू डिप्राइव द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन बट ऑल्सो इंश्योर्स द लॉ इज मेड जस्ट फेयर एंड जस्ट, वही हो गया। और इंडिया में फॉलो होता ही ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। और इट इज द पावर एक्सर्टेड बाय द कोर्ट्स ऑफ अ कंट्री टू एग्जामिन द एक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू इंश्योर दैट सच एक्शंस कन्फर्म्स टू द प्रोविजन ऑफ द नेशंस कॉन्स्टिट्यूशन। इन शॉर्ट, नेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर ही होना चाहिए सब,
जो भी आप कर रहे हैं, अगर इसके अगेंस्ट कुछ हो रहा है कि कौन सा वॉयलेट हो रहा है तो आप ये लॉ वैलिड ही नहीं होता। और जुडिशियल रिव्यू की दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे कि लेजिटिमाइजिंग गवर्नमेंट एक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट एनी अनड्यू इंक्रोचमेंट बाय द गवर्नमेंट। पहला लेजिटिमाइजिंग गवर्नमेंट एक्शन, मतलब गवर्नमेंट एक्शन को पूरा एक कंट्रोल में रखना, और दूसरा प्रोटेक्शन करना कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इस पर कोई आँच आने ना देना चाहिए। और जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस 1975 में। तो पहले बताया गया था कि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, पर बाद में इसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हो किसी भी, पर कुछ ऐसी चीज़ें रहती है कि उसे आप चेंज नहीं कर सकते भले वो कुछ भी हो जाए, तो उसमें से ये जुडिशियल रिव्यू हो गया। फंडामेंटल राइट्स है या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं, ठीक है। और बाद में जुडिशियल रिव्यू ऑल्सो इंटरप्रिटेशनल एंड ऑब्जर्वर रोल्स ऑफ द इंडियन जुडिशरी, या ऑब्जर्वर और इंटरप्रिटेशनल रोल प्ले करता है जुडिशियल रिव्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। अभी इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर द यूनियन होम मिनिस्ट्री of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general election and by elections। और तीसरा, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू स्प्लिट्स और मर्जर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें से कौन सा सही है, तो आप पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो इसका आंसर ये 5 नहीं 3 मेंबर रहता है, तो पहला गलत, ये 3 में। फिर यूनियन होम मिनिस्ट्री तो होम अफेयर्स तो इतना काम नहीं कर सकती, इलेक्शन कमीशन ही करता है, सेकंड भी गलत, आंसर हो गया डी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में हम देखेंगे अभी। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो पूरे इलेक्शन प्रोसेस को एडमिनिस्टर करती है। और इसका ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसके आर्टिकल रहेंगे 324 से लेकर 329 तक है, यहाँ पे लिखा है। इन आर्टिकल्स में पूरा पावर, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी ये सब दिया गया है। और इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, 3 इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं, एक चीफ रहता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं। प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करता है दोनों को, और इनका फिक्स टेन्योर होता है 6 इयर्स का और 65 इयर्स। इनका जो स्टेटस रहता है, सैलरी रहती है, पर्क्स रहते हैं, वो पूरे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जो रहता है वही रहता है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर इलेक्शन कमिश्नर जो इनको अगर निकालना पड़ा तो जैसे सुप्रीम कोर्ट को निकालते हैं वैसे ही उन्हें भी निकालना पड़ेगा, वही प्रोसेस से करना पड़ता है। फिर इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है इलेक्शन शेड्यूल वगैरह सब, जो जनरल इलेक्शंस होते हैं और बाई इलेक्शंस, वहाँ यूनियन होम मिनिस्टर लिखा था इसलिए सेकंड इनकरेक्ट हुआ। फिर इट ऑल्सो डिसाइड डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू स्प्लिट्स और मर्जर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, मतलब ये सही हो गया, इसलिए आंसर ओनली 3 करेक्ट था। और ये इलेक्टोरल रोल इश्यूज इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC, मतलब जो आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड ही बोल रहा, अपना वोटर ID जो है वो भी इलेक्शन कमीशन ही बनाते हैं। फिर रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, अलॉट्स, इलेक्शन सिंबल, डिस्प्यूट्स वगैरह वो उनका ही काम है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी रहता है इन द पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एक रूल टाइप ही रहता है कि ये रूल को इतना इतना फॉलो करना चाहिए, ऐसा कोई, और इसको अवॉइड करने से ऐसा कुछ मेजर हार्म तो नहीं रहेगा, पर एक प्रोटोकॉल टाइप ही रहता है ये। और एक लिमिट रहता है कैंपेन एक्सपेंडिचर पर कैंडिडेट कितना रहना चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय। लोकसभा में अगर इलेक्शन के लिए चाहिए तो एक नॉमिनेशन पेपर कौन फाइल कर सकता है, तो कोई भी इंडिया में रहने वाला या जिसी ने कंटेस्ट किया इलेक्शन को, कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका रेसिडेंट, या कोई भी सिटीज़न जो इसका इलेक्टोरल रोल पे कॉन्स्टिट्यूशन में नाम है, या कोई भी सिटीज़न जो इंडिया का। तो इनमें से कौन सा सही है, आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो इसका आंसर है 3, जो इलेक्टोरल रोल में उसका नाम है वही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका आंसर C है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, in the election of Lok Sabha or state assembly the winning candidate must get at least 50% of the votes polled to be declared elected। मतलब लोकसभा या स्टेट असेंबली में एक विनिंग कैंडिडेट को मिनिमम 50% वोट लेने चाहिए अगर उसे जीतना है, तो ये पहला स्टेटमेंट है। सेकंड में, अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लोकसभा द स्पीकर्स गोज टू मेजोरिटी पार्टी एंड डेप्यूटी स्पीकर्स टू द अपोजिशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है कि लोकसभा में जो स्पीकर रहेगा वो
रूलिंग पार्टी का जाएगा, मतलब मेजॉरिटी पार्टी का जाएगा, और जो अपोजिशन है वो डेप्यूटी स्पीकर को जाएगा। तो इसमें से कौन सा सही है? तो आपको क्या लगता है, ऐसा कोई क्राइटेरिया है 50% का? नहीं है, और प्रोविजन है पर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर गलत हो गया, और ये आंसर होगा डी नाइदर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है लोकसभा और स्टेट असेंबली के लिए, जिधर अगर कोई कैंडिडेट को जीतना रहेगा तो उसे ऐसे ज़रूरी नहीं कि 50+1% वोट्स रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी सबसे ज़्यादा वोट्स, अगर 2 कैंडिडेट है समझो, ये और ए और बी, इसको 51 मिले और इसको 49 मिले तो ये विनर हो गया। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि बाबा इसको इतने मिलना चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अडॉप्ट किया है वो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स तो लोकसभा और स्टेट असेंबली, मतलब टेरिटरी वाइज हमने किया है, इसलिए 555 हो गया, चलो 545 बोल सकते हैं। तो उतने छोटे छोटे यूनिट्स किए हैं और उसमें से एक एक कैंडिडेट आता है लोकसभा में। तो वैसे ही MP MLA को रिप्रेजेंट करता है एक जोग्राफिकल एरिया ने कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं, इसे कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। और फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और एक सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी से बोला जाता है, और जिसे सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है। इसलिए पहला आंसर गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और बाद में 10वें लोकसभा तक बोथ स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर रूलिंग पार्टी से थे, पर बाद में 11th लोकसभा से एक पोस्ट जो है डिप्यूटी स्पीकर की वो मेन अपोजिशन पार्टी को जाती है और स्पीकर का रूलिंग पार्टी से जाती है। इसलिए एक इनफॉर्मल कंसेंसस रहता है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज की कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है प्रोविजन। वही सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। सो थैंक यू, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ये पिछले वीडियोस देखना ज़रूर, मतलब आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगी। थैंक यू।